क्या आप जानते हैं जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था। वह मूल रूप से एक साधारण परिवार में पैदा हुआ और बाद में फाइनेंसर और निवेशक के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश में लगा रहा। हालांकि उसका जीवन केवल पैसे और सफलता का नहीं था। वह अत्यंत विश्व के सबसे काले, भयावह और व्यापक सेक्स आपराधिक नेटवर्कों में से एक का नाम बन गया, जिसने दशकों तक दुनिया भर के सत्ताधारियों, प्रभावशाली लोगों और नाबालिगों के जीवन को गहरे रूप से प्रभावित किया। सबसे पहले ये जानना महत्वपूर्ण है कि एप्स्टीन पर लगे आरोप केवल अफवाहें नहीं थी, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली पुलिस जांचों, संघीय अभियोजन और प्रत्यक्ष पीड़ितों के बयानों पर आधारित थे। 2005 में फ्लोरिडा की पुलिस को पहली बार एक 14 साल की लड़की द्वारा रिपोर्ट मिली कि उसे एप्स्टीन ने अपने आलीशान घर में बुलाकर मसाज देने का बहाना करके यौन उत्पीड़न किया था। यह मामला आगे बढ़ा और अगले कुछ महीनों में और भी कई लड़कियों के नाम सामने आए, जिनमें से कई 14 से 16 वर्ष की उम्र की थी, और उन्होंने बयान दिया कि एप्स्टीन ने उन्हें पैसे देकर बुलाया था और फिर यौन रूप से शोषण किया। इन शुरुआती आरोपों को परिणाम स्वरूप अमेरिका के संघीय और स्थानीय अभियोजकों ने एक जांच शुरू की। उस समय के दक्षिणी जिला फ्लोरिडा के यूएस अटॉर्नी कार्यालय ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया, लेकिन यह भी देखा गया कि एप्स्टीन की संपन्नता और उसके प्रभाव ने इस मामले को जटिल बनाया। 2008 में एक विवादित प्ली डील हुआ, जिसमें एप्स्टीन ने 2 राज्यों के कानूनों का उल्लंघन मान लिया। प्रोस्टिट्यूशन के नाबालिग की प्रलोभन ऐसे सौदे के तहत उसे केवल एक मामूली जेल की सजा मिली, जिसमें वह दिन में कुछ समय के लिए जेल से बाहर भी जा सकता था और रात को केवल सोने के लिए जाना अनिवार्य था। हालांकि वह उस मुकदमे में बच निकला, लेकिन उसके खिलाफ आरोपों का सिलसिला कभी थमा नहीं। साल 2019 में एप्स्टीन को न्यूयॉर्क में फिर से गिरफ्तार किया गया। इस बार संयुक्त राज्य सरकार ने उसे नाबालिगों का यौन तस्कर, सेक्स ट्रैफिकर और भी भयानक सेक्स अपराध का आरोपी बताया। आरोपों में यह भी शामिल था कि उसने कई युवतियों को न केवल खुद शोषित किया, बल्कि उन्हें और लड़कियों को भी भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वह अन्य नाबालिग लड़कियों को उसके पास लाए, जिससे उसका एक विस्तृत शोषण नेटवर्क बन गया। ये नेटवर्क सिर्फ स्थानीय नहीं था, फिल्म, मनोरंजन, राजनेता, व्यवसाय और उच्च पदस्थ लोगों की दुनिया तक इसके प्रभाव की अटकलें लगाई जाती रही। एप्स्टीन के पास लिटिल सेंट जेम्स नामक एक निजी द्वीप भी था, जो संयुक्त राज्य के वर्जिन आइलैंड्स में स्थित था और जिसे मीडिया और आलोचकों ने पेडोफाइल आइलैंड तथा अपराध द्वीप जैसे नाम दिए। वहां पर आरोप है कि कई नाबालिग लड़कियों के खिलाफ अत्यंत भयंकर यौन शोषण और समूह में उत्पीड़न हुआ, और यह द्वीप एप्स्टीन के सबसे विवादित ठिकानों में से एक माना जाता था। इन मामलों में उसकी सहयोगी गिल्सन मैक्सवेल की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण पाई गई है। मैक्सवेल, जो खुद एक ब्रिटिश सोशलाइट थी, एप्स्टीन के लंबे समय तक करीबी दोस्त और सह आरोपी रही। अमेरिकी अभियोजकों ने साबित किया कि मैक्सवेल ने स्वयं लड़कियों को भर्ती किया, उन्हें भरोसा दिलाया और उन्हें एप्स्टीन की यौन मांगों के लिए लाया। नाबालिगों के मसाज बहाने से उसके खिलाफ मुकदमे में अदालत ने मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए। दिसंबर 2021 में मैक्सवेल को यौन तस्करी, साजिश और अन्य अपराधों में दोषी ठहराया गया और उसे 20 साल की सजा दी गई। अभी हाल ही में जनता के लिए जारी किए गए एप्स्टीन फाइल्स, लाखों पृष्ठों के दस्तावेजों के संग्रह ने इन अपराधों से जुड़े और भी विस्तृत और परेशान करने वाले विवरण उजागर किए हैं।
इनमें ऐसे साक्ष्य शामिल हैं कि एप्स्टीन वर्षों से एक चर में शोषण की मशीन चला रहा था, जिसमें काम पर रखे लोग भी शामिल थे और पीड़ितों को अक्सर पैसे या अवसरों के बदले में भर्ती किया जाता था। FBI की नोटबुक में ये वर्णित किया गया है कि वह न केवल स्वयं नाबालिगों से संबंध बनाता था, बल्कि ये भी करता था कि कुछ पीड़ितों को नए पीड़ितों को लाने के लिए पैसे दिए जाते थे, जिससे नेटवर्क और बड़ा होता गया। इन फाइलों में एप्स्टीन को रेमुते न्यू मैक्सिको स्थित जोरो रांच के बारे में भी डिस्टर्बिंग एलिगेशन सामने आए, जिसमें कई पीड़ितों ने बताया कि उस रैंच पर भी यौन अत्याचार हुआ और यह किसी प्रकार के जीनों की श्रेष्ठ नस्ल बनाए जाने की शंका वाली योजना से भी जुड़ा हुआ था, जिसमें एप्स्टीन अपने DNA को व्यापक रूप से फैलाने की योजना बनाने का दावा कर रहा था। इन अपराधों, योजनाओं और नेटवर्कों की वजह से दुनिया भर में प्रश्न उठे कि एप्स्टीन ने इतने लंबे समय तक कैसे काम किया। उसका धन, उसके हस्ती संबंध और उसके यहाँ वहाँ के प्रभाव ने क्या न्याय को प्रभावित किया। इस पर कई आलोचनाएं हुई, जैसे कि 2008 के प्ली डील में कांग्रेस और न्याय विभाग ने उसे असहज रूप से मिला जुला सौदा दे दिया, जो बाद में पीड़ित अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा गया। इसके अलावा उसकी 2019 में जेल में मौत, सुसाइड कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टेंसेस ने दुनिया भर में अटकलें और विवाद पैदा किए। कुछ लोग मानते हैं कि उसकी मौत पर सत्य कभी नहीं बताया गया, जबकि आधिकारिक रिपोर्ट बताती है कि किसी साजिश के संकेत नहीं मिले। ऐसे ही दिमाग खोल देने वाले फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल गजब फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें।